नमस्कार, मैं क्षितिज अरोड़ा और ये है नई सोच। आज आपको एक पेपर की कहानी बताते हैं जो कि उत्तर प्रदेश में होता है। कहानी है यूपी पीएससी की, जहां पर 1 जनवरी 2024 को सबसे पहले यूपी पीएससी के पेपर की नोटिफिकेशन आती है और कहा जाता है कि 17 मार्च को पेपर होने वाला है। लेकिन उसी बीच इसी दौरान एक पेपर और होता है आरओ पीआरओ। उसका पेपर जब हुआ होता है उसके बाद ये पता चलता है कि पेपर लीक हो चुका है। जांच एसटीएफ को सौंप दी जाती है और 17 मार्च को होने वाले यूपी पीएससी परीक्षा को भी स्थगित कर दिया जाता है। इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये वादा करते हैं, ये ट्विटर पर ऐलान करते हैं कि अगले 6 महीने में दोबारा से पेपर पुरजोर तरीके से कराने की कोशिश की जाएगी। ऐसा होता भी है और उसके बाद जो डेट आती है वो 3 जून को दोबारा से नोटिफिकेशन और बताया जाता है कि 27 अक्टूबर को एक बार फिर से परीक्षा का आयोजन किया जाएगा यूपीपीएससी की बात से। लेकिन जब 27 अक्टूबर की तारीख नजदीक आने लगती है तब उससे कुछ दिन पहले ही पेपर दोबारा से स्थगित कर दिया जाता है। कारण क्या दिया जाता है? ये बताया गया कि पेपर कराने के लिए जो 1758 केंद्रों की जरूरत है, परीक्षा केंद्रों की जरूरत है, उनका पर्याप्त परीक्षा केंद्र सरकार के पास मौजूद नहीं है, उनकी व्यवस्था नहीं हो पाई। उनमें से सिर्फ 978 केंद्रों पर ही परीक्षा का आयोजन हो सकता है और सरकार ये भी कहती है कि हम प्राइवेट संस्थानों में, प्राइवेट स्कूल कॉलेजेस में हम परीक्षा नहीं करवाना चाहते, इससे परीक्षा लीक होने का डर होता है। चलिए कोई बात नहीं। इसके बाद जब दोबारा से तीसरी बार ये नोटिफिकेशन आती है 5 नवंबर को और कहा जाता है कि 2 चरणों में पेपर होगा, एक चरण 7 को और दूसरा 8 दिसंबर, यानी कि 2 चरणों में, जो कि एक परीक्षा पहले एक ही दिन एक ही बैच में हो जाया करती थी, उसे अब 2 दिन कर दिया गया। बताया गया कि नॉर्मलाइजेशन के प्रोसेस के आधार पर ये जो पूरी परीक्षा है इसको लेकर अंक जो है वो वितरित किए जाए, लेकिन इससे छात्र जो है वो संतुष्ट नहीं, छात्र सड़कों पर आंदोलित हो। उसके बाद कल ये खबर आती है, कल ये वीडियो सामने आते हैं कि छात्रों पर जब वो प्रयागराज में आंदोलन कर रहे थे, आंदोलन थोड़ा उग्र होता है और वो बैरिकेडिंग तोड़कर जो आयोग है, पुलिस सेवा आयोग, उसके नजदीक तक पहुंच जाता है और वो वहां पर उन पर पुलिस जो है वो लाठी भांजती, यानी कि छात्र अपनी परीक्षा की मांगों को लेकर अड़ते हैं अगर जिद पर, तो उनको लाठियों से जवाब दिया जाता है। इसी के साथ एक और परीक्षा जो कि आरओ पीआरओ की परीक्षा थी, उसको लेकर भी ये डेट जो है वो फाइनलाइज की जाती है, जिसकी जांच अभी तक एसटीएफ, जो पेपर लीक होने की घटना 11 फरवरी को हुई थी, उसको लेकर ये डेट आती है कि अब ये परीक्षा 22 और 23 दिसंबर को दोबारा से करवाई जाएगी। लेकिन इस बीच छात्र आंदोलित हैं, तो सवाल पूछ रहे हैं कि अगर वन नेशन वन इलेक्शन संभव है इस देश में, जो पार्टी ये बात करती है कि वन नेशन वन इलेक्शन पर बात होगी, और वो वही उत्तर प्रदेश, वही योगी आदित्यनाथ, वही भाजपा की सरकार, वो ये वन डे वन बैच परीक्षा नहीं कराता। अलग अलग चरणों में परीक्षा को ऐलान किया जाता है, जिससे नॉर्मलाइजेशन की एक पूरी प्रक्रिया, जिसके बारे में हम अभी आगे विस्तार से चर्चा करेंगे कि नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया क्या है, इसको लेकर छात्र आंदोलित क्यों हैं। लेकिन आप पहले ये वीडियोस देखिए जहां पर छात्र आंदोलित दिखे और उन पर लाठियां भांजी गई। उसके बाद करेंगे चर्चा, हमारे साथ मौजूद होंगे अनुराग और चर्चा को बढ़ाएंगे आगे। देखिए ये वीडियोस किस तरीके से छात्रों पर, आंदोलित छात्रों पर जो अपनी मांगों को लेकर प्रयागराज में आंदोलन कर रहे थे, उन पर किस तरीके से पुलिस द्वारा लाठियां भांजी जाती हैं। इसी को लेकर मेरे साथ मौजूद है अनुराग। अनुराग, आपका बहुत स्वागत है। अनुराग, ये जो पूरी घटना है इसमें नॉर्मलाइजेशन को लेकर जो पूरा पेच अटका है, उसके बाद
छात्र आंदोलित हैं और उन पर लाठियां बांधी जा रही हैं। एक तरफ तो हम बात करते हैं इस देश में जहां पर पार्टियां बात करती हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन संभव है, लेकिन वन शिफ्ट वन डे में क्या परीक्षा कोई संभव नहीं है क्या भारत में? देखिए, सबसे पहले तो बात एक देश एक चुनाव की जब बात करते हैं तो उसके लिए कई प्रकार की कमेटियां बनाकर उसकी कहीं ना कहीं उसके रूपरेखा की तैयारी की जाती है, परंतु जब छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना होता है तो इसी प्रकार की प्रणाली का इस्तेमाल किया जाता है। देखिए, नॉर्मलाइजेशन जो मानकीकरण है उसका छात्र लगातार विरोध करे, और दूसरी बात है कि परीक्षा के फॉर्म सबमिट होने के बाद परीक्षा के अंदर बदलाव किया गया। पहले ये पेपर थे जो एक शिफ्ट में एक दिन में होते थे, अब 2 शिफ्टों में और अलग अलग दिन होंगे, जिसको लेकर आप नॉर्मलाइजेशन की जो टर्म सामने आ रही है कि सबको जो रिजल्ट को बराबर करने के लिए नॉर्मलाइजेशन का प्रयोग किया जाएगा, ताकि जो हार्ड लेवल का पेपर होता है जो कम हार्ड लेवल का पेपर है दोनों का मैच करके एक स्कोर प्रेजेंटाइल स्कोर निकाला जाए, जिससे किसी छात्र को ये ना लगे कि उसके साथ भेदभाव। पर तो सबसे बड़ी भेदभाव की वजह यही नॉर्मलाइजेशन है। आप देखिए कि कोई छात्र पहले शिफ्ट में पहले दिन पेपर दे के आया, उसका पेपर अच्छा हुआ, दूसरे शिफ्ट में पेपर कोई दूसरा पेपर हार्ड था, दूसरा बच्चा अगर दे के आया, क्या पता जो हार्ड पेपर था उसके नंबर बढ़ जाए, जो आसान पेपर था उसके बच्चे घटे थे। कि बच्चों से बच्चा बच्चा वो तो उसकी किस्मत के डिपेंड करता है, उसके जो रोल नंबर है या फिर उसके सेंटर के ऊपर डिपेंड करता है। आप देखिए कि इसकी वजह से, क्योंकि सरकारी नौकरी पाने के लिए आप देखिए कि 1 नंबर और आधे नंबर से बच्चे पीछे छूट जाते हैं, और नॉर्मलाइजेशन कोई सटीक पैमाना नहीं है जो यह तय करे। किसी बच्चे के इससे 10 नंबर 3 नंबर ज्यादा बढ़ जाते हैं, किसी बच्चे के नंबर घट जाते हैं, तो ये सटीक पैमाना नहीं है, और ना जाने कितने बच्चे इससे सरकारी नौकरी पाने से छूट जाते हैं जो उनका हक है। आप कह लीजिए कि उनका जो हक था वो पढ़ लिख कर पेपर देने गए, और ये ऐसी प्रक्रिया केवल उत्तर प्रदेश में इस बार लागू की गई है। इससे पहले आंध्रा में भी थी, तेलंगाना में भी थी और केरला में भी थी। देखिए, निश्चित रूप से हमारे देश का जो मैं कह रहा हूँ एजुकेशन मॉडल ही नहीं है। और यूपी की आप बात कीजिए, यूपी में ये पेपर पहले भी आपने देखा कि 11 फरवरी को क्या हालात थी, उसके बाद 17 फरवरी के बाद जो लगातार आपने देखा यूपी के अंदर, उत्तर प्रदेश में जो सिपाही की भर्ती थी उसको ठीक से ना करा पा रहे। आप देखिए कि उत्तर प्रदेश के अंदर पिछले 7 साल लोगों को 8 सालों का कार्यकाल उठा के देख लीजिए, एक भी पेपर अच्छे तरीके से वो कहीं ना कहीं उसे आयोजन कराने में सफल नहीं हुई। आखिरी में आता है छात्रों के ऊपर लाठियां भांजी जाती है, प्रेस रिलीज की जाती है, प्रेस नोट जारी की जाती है कि इसको फिर दोबारा ठीक से करने का प्रयास किया जाएगा, परंतु वो सारे प्रयास विफल रहते हैं। देखिए, कहीं ना कहीं जो उत्तर प्रदेश की बात है, पूरे देश की बात, ये बात उत्तर प्रदेश की नहीं है। ऐसा देखिए कि ऐसा ही तमाम अलग अलग राज्यों में अन्य छात्रों के साथ होता हुआ आपको दिखाई देगा। ये बच्चे यूपीपीएससी प्री की तैयारियां करते हैं, आरओ पीआरओ की तैयारी करते हैं, उनका नतीजा क्या है? वो लाठियां खाने के लिए बढ़ते हैं। कि आप बताइए, जिस प्रकार उनके ऊपर लाठियां बांधी, देखिए वही है ना, जब तक कोई आवाज नहीं उठाता तब तक तो ठीक है, जब वो सड़कों पे आ जाता है, कि कोई किसी को सड़कों पे आने का कोई शौक नहीं है, जब अपने अधिकार छीनने हुए दिखते हैं तब लोग सड़कों पर उतरते हैं। और एक नारा आपने सुना होगा, बटोगे नहीं तो कटोगे। कल वो छात्रों ने वही नारा लगाया कि बटेंगे नहीं जब तक न्याय नहीं मिलेगा, एक रहेंगे। तो निश्चित रूप से राजनीति राजनीति ने जिस प्रकार का वो कर दी, सबसे पहले तो जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया वो वन, देखिए छात्रों की सिंपल सी मांग है कि एक दिन में एक पाली में परीक्षा कराया जाए, वन डे वन शिफ्ट में कराया जाए। जो जब आप ये दम रखते हो कि पूरे देश में एक साथ चुनाव कराए जा सकते हैं, तो क्या एक राज्य में बच्चों की परीक्षा एक साथ नहीं कराई जाती? और अनुराग, अगर आप देखें तो इसमें जो कारण दिया गया, जब 3 जून को दोबारा से नोटिफिकेशन जारी होती है, तब कहा जाता है कि 27 अक्टूबर को परीक्षा कराई जाएगी, लेकिन कुछ ही दिनों पहले आप ये कहते हैं कि परीक्षा एक बार फिर से स्थगित की जाती है। और कारण ये बताया जाता है कि 1758 केंद्रों की हमें जरूरत थी, जिनमें से सिर्फ हमें 978 केंद्र ही मिल पा रहे हैं। यानी कि अगर आपको केंद्र ही नहीं मिल पा रहे हैं, आपकी क्या व्यवस्था है ये आपके सबके सामने उजागर होती है। और आप चुनाव लड़ते हैं बटेंगे तो कटेंगे के नाम पर। जब आपकी परीक्षा की व्यवस्था ही ठीक नहीं है अनुराग, तो आप किस मुंह से बटेंगे तो कटेंगे पर चुनाव लड़ने के लिए उतारू हो जाते हैं? देखिए, अगर उत्तर प्रदेश जैसे प्रदेश में भी परीक्षा केंद्रों की कमी पड़ जाती है तो ये सोचने वाला, विचार करने वाली बात है। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य है, 75 उसके अंदर जिले हैं। अगर 75 जिलों में भी उनके परीक्षा केंद्र नहीं मिल रहे तो निश्चित रूप से वो सरकार उस सिस्टम की फेलियर है। दूसरी बात यह कि 41 ही जिले हैं जहां पर परीक्षा केंद्रों का आयोजन किया जाता है। क्या बाकी जो प्रदेश के अंदर जिले है उसमें क्या उस प्रकार की सुख सुविधा या फिर उस प्रकार का तंत्र नहीं है जो वहां पर के परीक्षा के केंद्र निर्धारित की जा सके, जिससे छात्रों को भी लाभ होगा? निश्चित रूप से जो प्रशासन का जो
पेपर करवाने का, उसमें भी तो आसानी होगी। परंतु आपने देखा होगा निश्चित रूप से, भले ही लॉ एंड ऑर्डर को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की चर्चा आपने खूब सुनी होगी, परंतु जो एजुकेशन सिस्टम है, पेपर जो व्यक्ति पिछले 8 सालों में तो एक भी पेपर अच्छे से नहीं उसे कहीं ना कहीं करवा पाया, उस पेपर को लेने में सफल ही नहीं हो पाया, तो निश्चित रूप से वो एजुकेशन नहीं, एजुकेशन सिस्टम का तो फेलियर है। सबसे बड़ा फेलियर वहां के उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर का है। देखिए राजनीतिक रूप हर प्रकार के आंदोलन को दिया जाता है। जो कल से छात्रों को आंदोलन था, ये कल से नहीं, बहुत दिनों से चल रहा था। वो शांति पूर्ण रूप से बैठकर प्रदर्शन कर रहे थे अपने एक स्थान पर। जब उनको लगा कि अब पानी सर से ऊपर चला गया, तब उन्हें बाद में सड़कों पे आना पड़ा। कल आपने उस प्रदर्शन के अंदर तिरंगे झंडे देखे होंगे, भगत सिंह की फोटो देखी, महात्मा गांधी की फोटो देखी, चंद्रशेखर आजाद की फोटो देखी। देखिए निश्चित रूप से इनको भी ना कहीं अलग अलग टैग देकर इनको भी कहीं ना कहीं एक अलग संज्ञा दी जा सकती थी। परंतु कहीं ना कहीं अभी जो हालिया चुनाव को देख लीजिए, महाराष्ट्र के अंदर चुनाव है, झारखंड के अंदर चुनाव है, तो वो विपक्ष की पार्टी वही कहते हैं कि जैसे लाठियां उत्तर प्रदेश के अंदर भांची गई है छात्रों को अपना हक मांगने, वैसी लाठियां आने वाले समय में अगर इनकी सरकार वहां बनती है तो वहां बात। देखिए बात किसी पार्टी की नहीं है, बात है उस देखिए कांग्रेस भाजपा की सरकार उत्तर प्रदेश में आई, फिर समाजवादी की सरकार आई, वो उत्तर प्रदेश में नौकरी लगने वाले बच्चे तो उसको उत्तर प्रदेश के विकास के लिए काम करेंगे, तो उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करना सबसे बड़ी कहीं ना कहीं संविधान का सबसे बड़ा उल्लंघन तो वही है। जब आप शिक्षा को देवी के रूप में मानते हैं, तो आप बच्चों का भविष्य ही नहीं बना पा रहे। देखिए बच्चों को सिंपल सी मांग है, बार बार आप कहीं उठा के, तो कोई ऐसी बड़ी मांग नहीं है जो आयोग पूरा नहीं कर सकता। आपने देखा होगा कि कोई बड़ी मांग नहीं आगे पूरा कर, जब आपके पास आप कहते हैं कि इतनी हमारे पास प्रशासन, पूरा यूपी बहुत बड़ा राज्य है, उसके पास बहुत बड़े तंत्र है, बहुत बड़ी मशीनरी है, तो वो अच्छे से बच्चों को परीक्षा पे पास नहीं करा। और परीक्षा केंद्रों की मैं बताता हूँ आपको, परीक्षा केंद्रों की बात की जाती है कि 41 जिलों में किया जाता, बाकी जगह नहीं किया जाता, कि पेपर लीक को लेकर जो सेफ सेंटर है वो, ताकि परीक्षा लीक ना हो, तो ऐसे ऐसे अलग अलग प्रकार के बहाने कह लीजिए फिर या तर्क दिए जाते हैं। परंतु जो पहले उत्तर प्रदेश के अंदर पेपर लीक हुआ था, खुद प्रिंटिंग प्रेस से लीक हुआ था। आप कहाँ विश्वास कीजिए, पेपर कहाँ कहाँ से नहीं लीक होता। और अनुराग, एक सवाल जो छात्रों ने उठाया है वो ये भी है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए ये कहते हैं कि एक बार पेपर की तारीख तय होने के बाद या फिर उसकी प्रक्रिया तय होने के बाद आप बीच में रूल्स चेंज नहीं कर सकते। आप खेल शुरू होने के बाद रूल्स को नहीं बदल सकते, लेकिन यहाँ पर रूल बदला गया। यहाँ पर 2 दिन की परीक्षा करवाई गई और साथ में नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया को भी इंट्रोड्यूस कर दिया गया छात्रों के बीच। तो ये भी एक बीच में पेच अड़ता है, जहां पर छात्र इसको लेकर भी सवाल पूछ रहे हैं सरकार से कि आपने बीच में ही जो नियम है उनको बदल दिया। तो ये भी एक सवाल है अनुराग छात्रों का। तो आप इसको लेकर कैसे, जो राजनीति है वो लगातार इसको लेकर भी गरमाई। सबसे पहले खेल तो राजनीति ही शुरू करती है, और ये जो राजनीति का खेल है इसके अंदर पिसती है, तो जनता जनता के जो आज युवा है, युवा उसके अंदर कहीं ना कहीं शिकार होता हुआ आपको नजर आएंगे। देखिए कहीं ना कहीं मॉडर्नाइजेशन के चक्कर में, आगे बढ़ने की दौड़ में बच्चों को जो नैतिक अधिकार है उनको छीन लिया जाता है। आप देखिए कि नॉर्मलाइजेशन की जो प्रक्रिया है उसके अंदर अगर वो सभी बच्चों के साथ, क्या उसका एक पैमाना है, उस मीटर चेकिंग है कि उसके सभी बच्चों के साथ एक समान रूप से ट्रीट किया जाएगा, उनके साथ वैसा व्यवहार किया जाएगा ताकि उनमें भेदभाव ना हो। परंतु आप देखिए कि जो नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया है वो लगातार बच्चे, देखिए परीक्षा ना तो मुख्यमंत्री को देनी, ना प्रदेश के डिप्टी सीएम को देनी, ना शिक्षा मंत्री को देनी, परीक्षा तो बच्चों को देनी है, तो उन बच्चों की तकलीफ सबसे ज्यादा वही समझ सकते हैं। और जो वहां का यूपीएससी का लोग, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग है, वो बच्चों की समस्या समझने का प्रयास बिल्कुल भी नहीं कर रहा। देखिए कहीं ना कहीं मैं फिर कहूंगा कि सब राजनीति तो है, परंतु अगर विपक्षी पार्टियां सड़कों पर बैठकर, सड़कों पे आया, क्योंकि छात्रों के समर्थन में भाषण देने से थोड़ी कुछ होता है। अगर आप अगर आप असलियत में छात्रों के हितैषी हैं, उत्तर प्रदेश के बच्चों के हितैषी है, तो आप सड़कों पर उतरिए, उनकी मांगों के साथ बैठिए। अगर उत्तर प्रदेश कोई छोटा मोटा विपक्ष नहीं है, उत्तर प्रदेश 100 से भी ज्यादा विधायक उत्तर प्रदेश के पास हैं जो विपक्ष में बैठते हैं। मैं समाजवादी पार्टी के विधायकों की बात कर रहा हूँ, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष का पद उनके पास है। 100 से ज्यादा विधायक है, 100 से ज्यादा विधायक जब सड़कों पर उतरेंगे तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं सरकार को, देखिए सड़कों पर उतरना कोई इलाज नहीं, मैं फिर कहूंगा फिर कहीं ना कहीं जब बातें नहीं मानी जाती तब सड़कों पर उतरना आखिरी, जब उनके पास कोई विकल्प नहीं होता। दूसरी को मारना की बात कीजिए, फिर लोहिया की बात कीजिए, बड़ा खूब कहा कि जब सड़क शून्य हो जाती है तो संसद अवार हो जाती है। जब तक इनको सड़कों पे आवाज नहीं सुनती तब तक इनकी आंखें नहीं खुलती। और बच्चों और बच्चों को लेकर कह रहा हूँ कि आप देखिए कि इनके लाठी चार्ज हुआ, उनमें से कहीं ना कहीं कहीं को उठा के पुलिस लेके गई। अब उनका भविष्य तो खराब है, उनके ऊपर पर्चे दर्ज किए जाएंगे। जो आगे सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे थे वो उनका समय अब आगे, पर जो नेता बनने का प्रयास कर रहे हैं उनसे बच के रहना चाहिए। अपना संविधान के अनुरूप और कानून के अनुरूप प्रदर्शन करने का सबको अधिकार है।
बिल्कुल, अपना संविधान के अनुरूप आंदोलन कर सकते हैं और ये आंदोलन का हमारा हक है कि हम अपनी आवाज़ सरकार के कानों तक पहुँचाएँ और उन सत्ता पे के शीर्ष पर बैठे लोगों तक अपनी आवाज़ को उनको सुनाएँ ताकि वो हमारी आवाज़ों को सुनें और उन पर अमल भी करें। अनुराग, एक जो पूरा नॉर्मलाइज़ेशन का जो प्रोसेस है, जिसमें सरकार ने एक फ़ॉर्मूला तय किया जिसमें ये कहा गया कि परसेंटाइल के आधार पर हम लोग ये तय करेंगे कि किस तरीके से दशमलव के 6 अंकों तक, उसके बाद तक आप ये तय कर सकेंगे कि जो भी रिज़ल्ट निकलेगा उसके आधार पर तय किया जाएगा। ये अपना एक फ़ॉर्मूला है और ये बड़ा एक समझने में भी एक कठिन फ़ॉर्मूला है। आधे लोगों को शायद ये समझ भी ना आए क्योंकि मुझे ही समझने में इतनी तकलीफ़ हुई कि मैंने बहुत पढ़ा इसको लेकर, तब जाके मैं ये समझ पाया कि आखिर ये फ़ॉर्मूला किस आधार पर तय किया गया है। और नॉर्मलाइज़ेशन के प्रोसेस के बाद जो दशमलव के बाद 6 अंक की ये जो कहा जा रहा है, तो इससे छात्रों के जो अंक है अनुराग, ये छात्रों ने कहा कि हमारे जो ज़्यादा अंक पाने वाला छात्र है, उसके अंक भी ऐसा हो सकता है कम हो जाए। तो ये नॉर्मलाइज़ेशन का प्रोसेस ही जो है, ये पूरा गर्त में जाता हुआ, ये पूरा छात्रों का जीवन गर्त गर्त में पेंचता हुआ दिखाई देता है। तो ये नॉर्मलाइज़ेशन का प्रोसेस और साथ में अनुराग ये भी कहा गया कि ये आने वाली परीक्षाओं में भी इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये खुद ही अपने आप में आगे वाली भविष्य के लिए भी ये एक सेटबैक के तौर पर देखा जा रहा है। देखिए, निश्चित रूप से मैंने फिर कहा पेपर इस उस प्रदेश के छात्र दे रहे हैं, ना कि उस प्रदेश के नेता और मंत्री दे रहे हैं। जब उनको जो तकलीफ हो तो उन तकलीफों को दूर करना वहाँ के प्रशासन, वहाँ की सरकार की ज़िम्मेदारी है। देखिए, नॉर्मलाइज़ेशन को मैं फिर कह रहा हूँ कि कोई सटीक पैमाना नहीं है। कोई सटीक पैमाना नहीं कि जो बच्चा क्या मतलब उसके ज़्यादा नंबर और नॉर्मलाइज़ेशन में देखिए, अगर कि आपकी गलती की वजह दूसरे की गलती की वजह से आपको क्यों सज़ा मिले बताइए? अगर कोई दूसरा आप ऐसे शिफ्ट में हो जहाँ पर आपके नंबर बिल्कुल सामने वाले से ज़्यादा थे परंतु उस पाली में और ज़्यादा नंबर कम आ रहे तो आपके भी कहीं न कहीं नंबर घटने का उसमें देखिए भले ही 1-2 नंबर 3 नंबर घट जाए क्योंकि नौकरी पाने के लिए इतना 1-2 नंबर का डिफरेंस आता है। आप जब उस लिस्ट में आपका नाम ही नहीं आएगा भले ही वो आप आधा नंबर से छूटे, 1 नंबर से छूटे तो आप उस दौड़ से ही बाहर हो गए। निश्चित रूप से 1 डे में 1 शिफ्ट तो छोड़िए ये नॉर्मलाइज़ेशन की प्रक्रिया जब नोटिफ़िकेशन जारी होने के बाद जब जो परीक्षा के फॉर्म भरे जाते हैं, उसके बाद नोटिफ़िकेशन जारी करके कहा जा रहा है कि अब नॉर्मलाइज़ेशन के आधार पर नतीजे तय किए जाएँगे। तो निश्चित रूप से जिनके लिए जो चीज़ उससे प्रभावित हो रही है, जिनके हित उससे प्रभावित हो रहे हैं, उनसे देखिए ये हमारे देश की राजनीति का सबसे बड़ी विडंबना है। किसानों के आंदोलन को देख लीजिए, जो मुद्दे किसानों से जुड़े थे, उनसे कोई चर्चा नहीं की। सीधा बता दिया कि राजनेता कहेंगे कि ये किसानों के लिए हित कह रहे हैं। किसान को जी। पता नहीं कि उसका हित कैसा है। आज के दौर में बच्चे बहुत पढ़े लिखे हो, पीएचडी स्कॉलर बच्चे हैं, एमए मास्टर किए हुए बच्चे हैं, तो उन्हें पता नहीं उनके लिए क्या ठीक है और क्या नहीं। और राजनीति के देश में जो हालात है, देखिए मैं फिर कहूँगा कि इस प्रदेश के बच्चों का या फिर किसी भी प्रदेश के बच्चों का भविष्य राजनीति के खेल में उलझाकर उन्हें अंधकार में ना डाला जाए और जो हठ धर्मता होती है, सरकार की जो हठ होती है, जो जिद होती है, उससे ना जाने कितने परिवारों की आस टूटेगी और कितने बच्चों के सपने टूटेंगे। क्योंकि माँ-बाप के पास इतना फालतू पैसा नहीं होता, वो अपने बच्चों को महँगी कोचिंग संस्थानों में अपना पैसा बचा-बचा कर खुद ऐसी तकलीफ़ें सहन करके बच्चों को बड़े मुश्किल से पढ़ाते हैं और फिर आखिर में आकर एक तो आप देखिए कि बच्चों को सबसे ज़्यादा परेशानी ये हो रही है कि एकदम से नियमों में बदलाव कर दिया गया है। तो मानसिक जो दबाव होगा वो भी उनके शरीर पर और उनके दिमाग पे रहेगा, तो परीक्षा को भी उनके नतीजों को प्रभावित करेगा क्योंकि बहुत जल्दी मुझे लग रहा है कि सरकार सुनने वाली नहीं है। चलिए, फिलहाल देखना होगा कि आगे क्या स्थिति बनी रहती है। फिलहाल अनुराग, आपका बहुत शुक्रिया। परीक्षा को लेकर हमारे देश में कटेंगे तो कटेंगे के जैसे नारे तो दे दिए जाते हैं, लेकिन परीक्षा को लेकर पढ़ेंगे तो बढ़ेंगे जैसे नारे कब सुनने में आएँगे, ये भी अपने आप में एक सवाल सामने आता है। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया ये वीडियो देखने के लिए। नमस्कार, ये है नई सोच।